हाय एवरीवन। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का पहला लेसन प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने इससे पहले दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखे थे। अब आती है बात, अगला टॉपिक जो है दर्पण से दूरी मापने का चिन्ह परिपाटी। दर्पण से दूरी मापने की चिन्ह परिपाटी, अब यह टॉपिक आती है। तो इस टॉपिक में जो पहला नियम इन्होंने क्या दे रखा है कि पहला है दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह आपका एक अवतल दर्पण है जिसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है और इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पर कहाँ पर है, P। इसको आप चतुर्थांश भी कह सकते हैं। यह जो चतुर्थांश का यह सिरा जो होता है प्लस होता है और यह सिरा क्या होता है माइनस, और यह वाई अक्ष का ऊपर का सिरा जो होता है प्लस होता है और वाई का जो नीचे सिरा होता है क्या होता है, माइनस होता है। और इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो अगर अब यह देखा जाए कि मूल बिंदु से यह जो x सिरा इधर की दूरी है जो वह ऋणात्मक होगी, और इस बिंदु P से जो यह सिरा को उधर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, और इससे P से ऊपर जब हम जाएंगे तो यह सिरा y सिरा क्या होगा, धनात्मक होगा, और इस बिंदु P से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यह सिरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इन्होंने कहा है कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं की ओर से डाला जाता है। जो आपका दर्पण 2 टाइप्स के आपने पढ़ा है कि एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो इन दर्पणों पे हम प्रकाश उसके परावर्तक तल पर, एक तरफ परावर्तक तल होता है, दूसरा क्या होता है जिस पे आप पेंट व कलाई लगा के उसको क्या बना देते हैं, अपारदर्शी बना देते हैं। तो जो परावर्तक तल होता है उस तल पर हम लोग प्रकाश किधर से डालते हैं, सदैव बाईं की तरफ, बाईं ओर से। तो यह देखिए आपका इस मूल बिंदु से यह जो P है इसको हम लोग ध्रुव भी कहेंगे। अगर दर्पण की बात करें या ध्रुव कहलाएगा, अगर चतुर्थांश की बात करें तो यह मूल बिंदु कहलाएगा। तो यहाँ पे दर्पण के इस मूल बिंदु देख रहे हैं ना, मूल बिंदु के इधर बाएं हैं, मूल बिंदु को इधर दाएं हैं। मूल बिंदु से ऊपर जो है ऊपर की वह है नीचे, नीचे कहलाएगा। तो मूल बिंदु से बाएं जब हम इधर आएंगे तो दर्पण हमेशा जो प्रकाश ला जाएगा कि इधर जाएगा, इधर से जाएगा। देखिए हमेशा बाएं की तरफ, यानी प्रकाश दिशा इस दिशा में होगी। और यह क्या कहलाएगा, आपतित, यानी जो प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ने वाली हो तो उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहा जाता है। तो बाएं सिरे से जो भी हम दर्पण पर प्रकाश डालेंगे वह क्या है, दर्पण पर सदैव बाईं तरफ से डाला जाता है। दूसरा कंडीशन इन्होंने क्या है, दर्पण की समस्त दूरियां, दर्पण की समस्त दूरियां हम लोग ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर मापते हैं। दर्पण की समस्त दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर मापते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि अगर देखिए हम दर्पण से नापेंगे तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी नापेंगे कुछ कम दूरी आएगी, और यहाँ से अगर नापेंगे तो यहाँ कुछ अलग दूरी आएगी। क्योंकि हम लोग जो भी गणना करेंगे दर्पण के ध्रुव से गणना करेंगे। कहाँ से करेंगे, दर्पण की ध्रुव से गणना करेंगे। जैसे यहाँ पर यह दर्पण का ध्रुव है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, अगर हम इस वस्तु को यहाँ पे नापेंगे दर्पण से और इसकी नापेंगे तो कुछ दूरी इसकी अलग आएगी। अगर यहाँ से, और यह देखिए वस्तु की दूरी यहाँ पे, अगर हम इससे दर्पण से नापेंगे तो यह दूरी कम आएगी और यह दूरी क्या आएगी, अधिक आएगी, जिससे हमारी गणना क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। इसलिए उन्होंने यह कहा है कि जो भी हम दूरियाँ नापेंगे या मुख्य अक्ष के समांतर नापेंगे या मुख्य अक्ष पर ही नापेंगे, तो हम लोग जो भी नापेंगे ध्रुव और वस्तु से। और हम दूरी नापते हैं ध्रुव से। कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। क्या क्या नापा जाता है, दर्पण से वस्तु की दूरी नापा जाता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी नापा जाता है, दर्पण से फोकस दूरी नापा जाता है, दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी नापा जाता है। और भी बहुत सी दूरियाँ नापी जाती हैं। तो एक चीज़ और याद रखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसको हम लोग U से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, U से। तो याद रखिएगा, अगर हमको दर्पण से वस्तु की दूरी नापने के लिए कहा जाएगा तो हम उसको किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल U से व्यक्त करेंगे। अगर वही कहा जाए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जब प्रतिबिंब की दूरी की नापने की बात आएगी उससे हम किसके नापेंगे, स्मॉल V से।
हम कहाँ से नापेंगे दूरियाँ? सब की सब दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। कहा गया है ना दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब चाहे प्रतिबिंब दर्पण के इस पार बने, चाहे प्रतिबिंब उस पार बने, चाहे यह ऊपर बने या नीचे बने, प्रतिबिंब चाहे कहीं पर भी बने, हम उसको कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। वस्तु चाहे किसी अक्ष पे रखी हो या कहीं और भी रखी हो, हम वस्तु को कहाँ से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। अब अगला टॉपिक जो होता है आपका अगले है कि दर्पण से वस्तु की फोकस दूरी, और आप लोग को पता है कि फोकस दूरी को हम किससे नापते हैं? स्मॉल एफ से नापा जाता है। उसका संकेतांक क्या होता है? स्मॉल एफ होता है। उसको स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर यह आपका हो गया कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी, दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल यू, और दर्पण से वस्तु की फोकस दूरी, सॉरी वस्तु नहीं, दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगा। दर्पण की फोकस दूरी हम लोग क्या लेंगे? स्मॉल एफ लेंगे। ठीक है। अब अगला जो नियम इन्होंने दिया है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक ली जाती हैं। आपतित किरण की दिशा किधर? इस तरफ है। और जो भी हम दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, हम दर्पण के ध्रुव से इस दिशा में नापेंगे, जितने भी दूरी, आपतित की दिशा यह है, और इस दिशा में जितनी भी दूरियां हम नापेंगे वह हमारा क्या होगी? धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक। तो कहने का तात्पर्य है दर्पण से नाप ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से जो भी दूरी नापेंगे इस दिशा में नापेंगे ना, जो हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण के दाएं तरफ। यानी दर्पण के दाएं तरफ भी कह सकते हैं, या आपतित किरण की दिशा में कह लीजिए। जो इस दिशा में दूरियां नापी जाएंगी, देखिए यहाँ पे एक से सिरा प्लस है ना, इधर की तरफ जो भी दूरियां हम नापेंगे तो क्या होगी? हमारी धनात्मक होगा। अगला इन्होंने कहा है आपतित किरण के विपरीत दिशा में। तो आपतित किरण देखिए यह है, इस दिशा में नापेंगे धनात्मक, और दर्पण से इधर नापेंगे, या ध्रुव से इस दिशा में आगे नापेंगे तो यह क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। जो भी दूरियां हम लेंगे क्या लेंगे? ऋणात्मक होगी। अगला इन्होंने कहा है वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई। अब चाहे वह वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, कि जो लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर, या जो मुख्य अक्ष है, अगर इसके ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब का जो मान होगा धनात्मक होगा, और इसके जो नीचे बनेगा प्रतिबिंब क्या होगा? ऋणात्मक होता है। देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर क्या होता है? ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो ऋणात्मक होगा, ऊपर बनेगा तो धनात्मक होगा। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब बात आती है दर्पण की, तो एक चीज़ यह जान लीजिए, यह आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, यहाँ पे हम लिख दें अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। जो भी उसका आंकिक मान होगा उसके सामने हम क्या लगा देंगे? माइनस। लेकिन दर्पण कौन सा होना चाहिए? अवतल दर्पण होना चाहिए। कौन सा दर्पण होना चाहिए? अवतल। अगर एक उत्तल दर्पण की हम बात करें, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यह हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि यह ऋणात्मक क्यों होती है और क्या धनात्मक होती है। तो आपको पता होगा कि जब यह कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? दबे हुए तल से होता है, और यहाँ पर इसके क्या पाई जाती है? फोकस। यह आपका मुख्य फोकस होता है। और देखिए यह मुख्य फोकस इस जो मूल बिंदु के इस तरफ स्थित है ना, और इस तरफ की दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और जबकि इसके विपरीत जब हम बात करेंगे किसकी? उत्तल दर्पण की, तो देखेंगे उत्तल दर्पण में भी यहाँ पर क्या होता है? फोकस होता है। मुख्य फोकस यहाँ पर होता है, और यह जो मुख्य फोकस है यह देखिए धनात्मक सिरे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर किसका मान क्या होता है? धनात्मक होता है। और कहा गया है जो वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जब बनेगा तो ऊपर सिरा देखिए धनात्मक होता है, जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो नीचे का सिरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी वस्तु या प्रतिबिंब अगर ऊपर है मुख्य अक्ष के तो धनात्मक होगा, या वस्तु या प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है तो वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखिएगा। इसको खूब अच्छे से आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अगला इनका क्या है। अब हम देखेंगे
दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके नियम क्या क्या होते हैं। तो दर्पण से प्रतिबिंब बनने के मुख्यतः 3 नियम हैं। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए इन 3 नियमों में से अगर 2 ही नियम फॉलो करते हैं तो दर्पण से प्रतिबिंब क्या हो सकता है, बन जाएगा। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए निम्न 2 नियम जरूर फॉलो करने चाहिए, तभी दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। यह 3 नियम हैं, 3 में से 2 नियम फॉलो करते हैं तब जाके क्या बनता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे इनका पहला नियम क्या है कि गोलीय दर्पणों की मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पणों की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। इनके कहने का क्या तात्पर्य है कि जो आपका गोलीय दर्पण है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष देख रहे हैं ना, यह मुख्य अक्ष है। यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है, यहाँ पर क्या है, ध्रुव। तो यह जो सब मुख्य अक्ष देख रहे हैं कि नहीं, इस मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर देखिए आने वाली प्रकाश किरणें हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ये देखिए आपकी आपतित किरण है, यह आने वाली प्रकाश किरणें कैसी किरण है, आपतित किरण है। यह आने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो दर्पण देखिए, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर तो जाती हैं, लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात आती है तो आपको पता है कि इसका जो फोकस होता है अंदर की तरफ होता है, जबकि ये अंदर का भाग क्या किया रहता है, कलई या पिंड किया रहता है। तो इसका जो परावर्तन होता है उभरे हुए तल से होता है। तो जब हम इसको ऐसे, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो यहाँ इसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। अगर हम इस रेखा को देखिए ऊपर जाके इसको हम पीछे बढ़ाएं तो जाके कहाँ पे मिलता है, मुख्य फोकस पे मिलता है। जिससे यही निष्कर्ष निकला पहला कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो इसको क्या है, यह पहला नियम है। तो क्लियर है। और देखिए अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जबकि उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। अगला नियम इनका है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें। अब देखिए इनका नियम में चेंज हो गया है। अब यह अब तक क्या था कि यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही थी। दूसरा नियम इन्होंने क्या कहा है कि जो यह प्रकाश किरणें अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस चित्र को आप बना लीजिएगा, यह पहले नियम का चित्र है। और दूसरे नियम का चित्र देखिए, इसी को हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कुछ खास नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। इनके कहने का तात्पर्य कि जब कोई प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। तो ये देखिए मुख्य फोकस से होकर जा रही है, कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से। तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी प्रकाश किरणें ऐसे आएगी और ऐसे इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह देखिए मुख्य फोकस से तो आई प्रकाश किरणें, लेकिन जब दर्पण से टकराने के पश्चात कैसे हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, जिसको हम इसका नाम क्या दे देंगे, यह हो जाएगा आपका आपतित किरण। यह आपका आपतित किरण कहलाएगा। और यह जो ऐसे दर्पण से टकरा गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन से किरण के नाम से जानते हैं, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। इसी तरह से आ जाइए इस वाले में, इसमें भी सेम कंडीशन वही होगा। अब देखिए फोकस तो यहाँ पर है, तो कोई प्रकाश किरण ऐसे ही आएगी ना, ऐसे आती है, लेकिन जैसे दर्पण से टकराती है इसका क्या हो जाता है, परावर्तन इस दिशा में हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर इसको आप पीछे अगर इस तरह बढ़ाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, तो ये प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से होती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो जो आने वाली प्रकाश किरण इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण होगी। और ये दर्पण से टकरा के जाएगी इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। कौन सी किरण के नाम से जानेंगे, परावर्तित किरण के नाम से इसको हम जानेंगे।
तो देखिए दूसरे वाले में आपने क्या देखा कि दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये कैसे होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो, दोनों में सेम कंडीशन होती है कि आपतित किरण जब मुख्य फोकस से होकर जब मुख्य फोकस के पे पड़ती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आइए इसी क्रम में तीसरा, अब यह चित्र आप लोग बना लीजिएगा, यह दूसरे नियम के लिए चित्र था। अब तीसरे नियम के लिए देखिए क्या चित्र होता है, तो मैं कंडीशन पढ़ लिया जाए कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस क्या होती हैं, लौट जाती हैं। जो प्रकाश किरणें होती हैं, एक पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो वह कहाँ से होकर गुजरी, फोकस से। दूसरा, जब प्रकाश किरणें फोकस से गई तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से कैसे गई, मुख्य अक्ष के समांतर। अब तीसरी प्रकाश किरण हम डालेंगे जो कि कहाँ से होगा, वक्रता केंद्र से होगा। कहाँ से होगा, वक्रता केंद्र से होगा। जब वो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें आएगी तो देखिए क्या कंडीशन होता है। तो देखिए आप लोग ये पहले नियम हम मिटा दे रहे हैं। यह वक्रता केंद्र है। अब यहाँ से जो प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी, ऐसे वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, दर्पण से टकराएंगी, तो जब दर्पण से टकराएंगे तो इसी मार्ग से जाएंगे, लेकिन जब दर्पण से टकराने के बाद तो इसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती हैं। इन दोनों का मार्ग एक ही होता है, जिस मार्ग से वह आती है उसी मार्ग से वापस क्या होती हैं, लौट जाती हैं। जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से क्या होती हैं, लौट जाती हैं। इसी को, यह इसका क्या है, तीसरा नियम है। यानी वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरणें गुजरेंगे या जाएंगे वह अपने मार्ग से कोई विचलित नहीं होती हैं। जैसे वह जाएंगे दर्पण से टकराएंगे और दर्पण से टकराने में जिस मार्ग से आएंगे उसी मार्ग से क्या जा जाती हैं, वापस चली जाती हैं। इसी प्रकार जब हम इस लेंस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे आएंगे, लेकिन जहाँ यहाँ पड़ेंगे यहीं से इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। जिस मार्ग से आएंगे उसी मार्ग से इनका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ये आपका तीसरे नियम का चित्र था। तो आपने तीनों नियम समझ लिया है। तीनों नियम में कुछ नहीं करना है। अगर इन तीनों नियम में से कोई दो नियम फॉलो करता है तो हम दर्पण से प्रतिबिंब बना सकते हैं। लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए कि पहला नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अब इसी का अपोजिट चलेंगे, दूसरा नियम, जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हैं तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नियम इन्होंने क्या बताया है, तीसरा नियम बताया गया है कि जब प्रकाश किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो जिस मार्ग से आती हैं परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो यह कंडीशन थी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे। यह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।